औरतों को इतना प्रताड़ित किया, 15 ड्यूटी देंगे, अगर एक रात हमारे साथ सो जाओगे तो हम 20 कर देंगे। केजरीवाल के गुर्गे अब महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने में लगे हैं। क्या यही आपका सुशासन है अरविंद केजरीवाल? एक रात हमारे साथ सो जाओ तो महिलाओं की अस्मिता से खेलने वाले केजरीवाल के पालतू कुत्ते जल्द ही जेल जाएंगे। दिल्ली के बुराड़ी के एक सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने काम देने के एवज में शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि उनके शीर्ष अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और ऐसा ना करने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल के बाहर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही है। उन्हें पूरी ड्यूटी दिए जाने के एवज में उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं। महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में आपके स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से यह कुकर्म किया जाता है। महिलाओं ने कहा कि संजीव झा के लोग पैसे लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, साथ ही आरोपियों को भी बचाते हैं। महिलाओं ने आप विधायक और उनके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्सिंग से रखा जाता है। इसके तहत एक कंपनी ग्लोबल वेंचर ये काम करती है। इसका काम इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम की देखरेख होता है। यह भी सामने आया है कि यहाँ कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में सुपरवाइजर और मैनेजर पद पर काम करने वाले नीरज शर्मा, राजकुमार और आदर्श नाम के शख्स पर यह आरोप लगाए गए हैं। एक महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों की करतूतों के बारे में सब पता है। महिलाओं के प्रदर्शन के इस वीडियो में उनके आरोप सुने जा सकते हैं। महिलाओं ने बताया है कि इस अस्पताल के बेसमेंट में ये अधिकारी महिला कर्मचारियों को बुलाते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। उसका कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार ना होने वाली महिलाओं को अस्पताल में मात्र 15 दिन काम दिया जाता था। अधिकारी महिलाओं से कहते थे कि उनके साथ एक रात सोने पर वे काम के दिन बढ़ाकर 20 से 25 कर देंगे। महिला का कहना है कि यदि अस्पताल के बेसमेंट के सीसीटीवी की जांच करवाई जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने इस मामले में स्थानीय आप विधायक संजीव झा का संबंध बताया है। महिला का कहना है कि नीरज और राजकुमार यहां काम करने वाली महिलाओं से एक एक करके अकेले में मिलने को कहते हैं। उन्हें इस विषय में आवाज उठाने से भी रोका जाता था। जिन महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया भी गया। इसके अलावा एक महिला से मारपीट की घटना भी सामने आई है। उसके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में महिला ने दिल्ली पुलिस के पास मामला भी दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में महिला ने 17 और 19 दिसंबर 2023 को मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल से बड़ा पाखंडी और राजनीतिक मदारी आज तक पैदा नहीं हुआ। सबके खिलाफ ट्रक भर के सबूत कहां हैं? शीश महल में दफन कर दिए, अब लालू और राहुल के चरण चूमते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ 400 करोड़ के दवा घोटाले में केस दर्ज। केजरीवाल दुनिया का पहला मुख्यमंत्री है जिसने दवा और दारू दोनों में घोटाला किया है। दिल्ली में एक बार फिर एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार देखी जा रही है। इस बार मुद्दा दवाइयों के सैंपल से जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से जांच का दायरा बढ़ाने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार जो दवाएं फेल पाई गई है वो बीमार मरीजों की जान बचाने में बहुत ही कारगर है।
दवाओं के सैंपल टेस्ट मामले में एलजी की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में कुछ दवाइयां और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के लगभग 43 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि उपराज्यपाल की ओर से केवल दवाइयों के विषय में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। भ्रष्टाचार की जांच में यह दोहरा रवैया उनकी नेक नियत पर सवाल खड़े करता है। बुरी तरह रोते हुए भारद्वाज ने कहा कि एक समय पर दिए गए अलग अलग वस्तुओं के सैंपल में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई जांच मामले में यह दोहरा व्यवहार केवल और केवल इस कारण से है क्योंकि अस्पतालों के लिए जो अन्य वस्तुएं खरीदी गई थी वह केंद्र सरकार की वेबसाइट गवर्नमेंट ई मार्केटिंग GEM के जरिए खरीदी गई थी। अगर दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो सीधे तौर पर उंगली केंद्र सरकार पर उठ रही होती है। इसलिए केवल दवाइयों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि 9 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री बनने के तुरंत बाद 21 मार्च को एक बैठक कर मैंने यह आदेश जारी किया था कि जो भी दवाइयां और अन्य वस्तुएं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खरीदी गई है उनका जल्द से जल्द ऑडिट किया जाए। स्वास्थ्य सचिव SB दीपक कुमार ने उस डायरेक्शन को भी आज तक नहीं माना है। हमने उपराज्यपाल को पहले भी लिखित में दिया है कि यह अधिकारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम आज एक बार फिर से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपकी जांच में ऐसा पाया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य सचिव SB दीपक कुमार और तत्कालीन DHS के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्रियंका गांधी वाड्रा को साक्षी के आंसू पहुंचना भारी पड़ गया और उनसे यूपी की जिम्मेदारी छीनते हुए अविनाश पांडे जी को प्रभारी बनाया गया है। यह गांधी परिवार के साथ हो क्या रहा है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगाती हुई उत्तर प्रदेश आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। मीडिया के एक पार्ट ने ऐसी हवा बनाई जैसे दादी जैसी नाक वाली प्रियंका योगी आदित्यनाथ को तिनके की तरह उड़ा देगी। लोकसभा चुनाव हुआ तो भाई राहुल गांधी की अमेठी में करारी हार हुई। विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस की सबसे शर्मनाक पराजय हुई। यूपी की प्रभारी महासचिव होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने की नैतिकता नहीं निभाई और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी से रुखसत हो गई क्योंकि भाई की तरह एक और चुनाव में बुरी हार का तमगा अपने नाम नहीं लिखवाना चाहती थी। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन परिणाम सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब थोड़ा ही समय बचा है। इसको लेकर सभी दलों ने कमर कसना शुरू कर दी। इसी सिलसिले में कांग्रेस लगातार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में शनिवार को वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा, आदरणीय सोनिया जी, खड़गे जी और श्रीमान राहुल गांधी जी का आभार जो उन्होंने अविनाश पांडे जैसे कुशल, अनुभवी और संगठनात्मक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को उत्तर प्रदेश का प्रभार देकर पिछले 31 साल से मूर्छित पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने का निर्णय लिया। आदरणीय अविनाश जी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब आचार्य जी मान रहे हैं कि प्रियंका यूपी में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई, सिर्फ फोटो तक ही सीमित रह गई थी। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं प्रियंका गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। प्रभारी महासचिव के रूप में मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडे ने अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले झारखंड में पार्टी के प्रभार के रूप में कार्य किया था। वे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं जो सबसे पुरानी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले पेशे से वकील पांडे ने कांग्रेस के भीतर विभिन्न पदों पर काम किया है। NSUI यानी जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है
और यूथ कांग्रेस में भी नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी टीम का पुनर्गठन कर रही है। हाल ही में अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राय के नेतृत्व में 16 उपाध्यक्षों, 38 महासचिवों और 76 सचिवों की एक नई कार्यकारी समिति का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में नई टीम युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें लगभग 67% पदाधिकारी 50 से कम उम्र के हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का लक्ष्य पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करके सामाजिक समावेशन करना है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। पहले अखिलेश वकीलेश, फिर चिरकुट और अब आया खड़गे फड़के। पब्लिक खड़गे फड़के को नहीं जानती। घमंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई खुलकर सामने आई है। खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस वाले, बड़ी चिंता हो रही है मुझे खड़गे जी की, क्योंकि नेहरू ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को 2 बार संविधान सभा में जाने से रोका। उनको 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हरवाया। अपने परिवार के 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। बाबू जगजीवन राम का इस्तेमाल किया और फिर उनकी स्नूपीपिंग कराई। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद किया और पट्टी उखाड़ दी। दलितों से नफरत करती है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस की ओर से पीएम कैंडिडेट बनाने के लिए जब विमर्श शुरू हुआ है, तब से जेडीयू के नाराज होने की खबरें भी सामने आई है। इसी क्रम में अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। केसी त्यागी ने कहा, जब इतने बड़े काम में लगे हो और इतनी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हो, तो संगठित होकर और पारदर्शी तरीके से सबको एक्ट करना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा, दिल्ली मीटिंग से एक दिन पहले ममता दीदी केजरीवाल जी की आवाज पर जाती है। उन्होंने 50 से अधिक मीडिया के सामने कहा, कोई भी चेहरा गठबंधन का नहीं होगा और सब सामूहिक होकर इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। इसका सभी ने स्वागत किया था, लेकिन अगले दिन गठबंधन की बैठक में अचानक उन्होंने एकाएक सार्वजनिक तौर पर घोषणा की, खड़गे जी चेहरा हो सकते हैं। यह कलेक्टिव डिसीजन लेने की प्रवृत्ति है या समता है, उसका उल्लंघन था। केसी त्यागी ने कहा, वे बड़ी नेता है, उनको आदर के साथ कहना चाहता हूं कि अगर खड़गे जी के नाम को लेकर गंभीर थी तो ग्राउंड वर्क इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से वार्ता कर किया जाना चाहिए था। उन्होंने लालू जी से, नीतीश जी से, अखिलेश यादव जी से किसी से वार्ता नहीं की और उसी का समर्थन केजरीवाल जी ने कर दिया। इस तरह के काम को अंजाम देने निकले हैं तो बड़े दिल से काम होने चाहिए, छोटे दिल से नहीं होंगे। केसी त्यागी ने आगे कहा, मुंबई में सब लोगों ने तय किया था कि किसी के नाम को आगे नहीं रखा जाएगा। यद्यपि सभी को अपने अपने नेताओं को महिमा मंडित करने का, प्रचारित प्रसारित करने का और उनकी प्रतिभा को उजागर करने का अधिकार है। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता है और कांग्रेस के मित्रों से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले साल तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था, जिसमें ममता दीदी, केजरीवाल जी और केसीआर थे। इसमें अखिलेश यादव के साथ अन्य लोग भी थे, लेकिन उन सब परंपराओं को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हिसार में ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है, यही पहला मोर्चा है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के ऐलान के बाद टेबल टर्न होती है। लालू यादव जी नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी जी से मिलते हैं और राहुल जी से मिलते हैं। 3 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं हुआ। अभी मुंबई की बैठक के बाद 3 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं है, तो थोड़ा शत्रु पक्ष या विपक्ष को मजबूती को, संगठनात्मक क्षमता को देकर हमें अतिरिक्त गंभीर होने की आवश्यकता है। तीनों राज्यों की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा दुख हमें हुआ है। अगर 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई होती तो हमारी 2024 की मंजिल करीब हो गई होती। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। यह आज हुए फेरबदल में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट है। पार्टी के 12 राष्ट्रीय महासचिवों की इस नई लिस्ट में कितने प्रतिशत ओबीसी है,
आप खुद ही गिन लीजिए। यह तब है जब राहुल गांधी रोज ही यह ऐलान कर रहे हैं कि देश चलाने वाले 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी कैटेगरी के सेक्रेटरी हैं और वे ओबीसी को उनका हक दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी में बड़ा बदलाव कर दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक नई टीम सामने आ गई है। इस टीम में सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। यूपी से प्रियंका गांधी की छुट्टी हुई है और कई दूसरे नेताओं को भी आगे आने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी खड़गे की यह टीम कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही राजनीति के लिए मुफीद दिखाई नहीं दे रही है। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कुल 12 महासचिवों और 12 प्रभारियों को नियुक्त किया था। हैरानी की बात यह रही कि वहां पर सिर्फ एक ही ओबीसी समाज के नेता को मौका दिया गया, ज्यादातर तो अगड़ी जाति के ही निकल गए। अब यह बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में यह मुद्दा उठा दिया था कि पीएम मोदी की अधिकारी वाली टीम में ओबीसी समाज से कितने लोग आते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में यह मुद्दा जमकर उठाया कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को ज्यादा मौका नहीं दे रही। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उनकी तरफ से सबसे ज्यादा उछाला गया था। अब राहुल गांधी के इन बयानों का कोई असर पड़ पाता उससे पहले कांग्रेस की नई टीम सामने आ गई है। इस टीम को बनाने के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है, जो वर्तमान में राहुल गांधी की विचारधारा से अलग दिखाई पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राहुल गांधी की रणनीति के हिसाब से चला जाता तो इन नियुक्तियों में ओबीसी समाज को ज्यादा जगह दी जाती। जानकार मानते हैं कि उस सूरत में राहुल गांधी डंके की चोट पर लोकसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड खेल सकते थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में ही इस वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, राहुल की आगे की राह मुश्किल हो सकती है। वैसे इस समय सियासी रूप से राहुल गांधी की डगर कई सारी चुनौतियों से लैस चल रही है। जब से पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कर दी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का ही एक वर्ग असहज बताया जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल को पीएम दावेदार बनाने के लिए कांग्रेस ने काफी पापड़ बेले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी छवि को पूरी तरह से बदलने का प्रयास दिख चुका है, लेकिन ममता के एक दांव ने उन प्रयासों को कमजोर करने का काम कर दिया है। इसके ऊपर अब जो नई नियुक्तियां की गई है वहां राहुल गांधी की छाप कम और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस की नई लिस्ट की बात करें तो पार्टी में सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुकुल वासनिक को गुजरात भेजने का फैसला हुआ है। जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए कहा गया है। कुमारी सैलजा को भी अहम जिम्मेदारी देते हुए उत्तराखंड भेज दिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल से बड़ा पाखंडी और राजनीतिक मदारी आज तक पैदा नहीं हुआ। सबके खिलाफ ट्रक भर के सबूत कहां हैं? शीश महल में दफन कर दिए, अब लालू और राहुल के चरण चूमते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ 400 करोड़ के दवा घोटाले में केस दर्ज। केजरीवाल दुनिया का पहला मुख्यमंत्री है जिसने दवा और दारू दोनों में घोटाला किया है। दिल्ली में एक बार फिर एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार देखी जा रही है। इस बार मुद्दा दवाइयों के सैंपल से जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से जांच का दायरा बढ़ाने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार जो दवाएं फेल पाई गई है वो बीमार मरीजों की जान बचाने में बहुत ही कारगर है। दवाओं के सैंपल टेस्ट मामले में एलजी की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में कुछ दवाइयां और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के लगभग 43 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि उपराज्यपाल की ओर से केवल दवाइयों के विषय में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। भ्रष्टाचार की जांच में यह दोहरा रवैया उनकी नेक नियत पर सवाल खड़े करता है। बुरी तरह रोते हुए भारद्वाज ने कहा कि एक समय पर दिए गए अलग अलग वस्तुओं के सैंपल में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में
सीबीआई जांच मामले में यह दोहरा व्यवहार केवल और केवल इस कारण से है क्योंकि अस्पतालों के लिए जो अन्य वस्तुएं खरीदी गई थी वह केंद्र सरकार की वेबसाइट गवर्नमेंट ई मार्केटिंग GEM के जरिए खरीदी गई थी। अगर दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो सीधे तौर पर उंगली केंद्र सरकार पर उठ रही होती है। इसलिए केवल दवाइयों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि 9 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री बनने के तुरंत बाद 21 मार्च को एक बैठक कर मैंने यह आदेश जारी किया था कि जो भी दवाइयां और अन्य वस्तुएं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खरीदी गई है उनका जल्द से जल्द ऑडिट किया जाए। स्वास्थ्य सचिव SB दीपक कुमार ने उस डायरेक्शन को भी आज तक नहीं माना है। हमने उपराज्यपाल को पहले भी लिखित में दिया है कि यह अधिकारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम आज एक बार फिर से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपकी जांच में ऐसा पाया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य सचिव SB दीपक कुमार और तत्कालीन DHS के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।